सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 2 के 10वें पाठ हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का अध्ययन करेंगे। हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चिकित्सीय क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी हैं। जैसे क्लोराम्फेनिकॉल क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग टाइफाइड फीवर में किया जाता है। इसी प्रकार क्लोरोक्वीन मलेरिया के उपयोग में कार्य करती है। हैलोथेन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को आज शल्य चिकित्सा में एक ब्लड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखा जा रहा है। हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को दैनिक जीवन में भी तथा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये एक अच्छे विलायक का कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के विभिन्न प्रकार के यौगिकों को संश्लेषित किया जा सकता है। हैलो एल्केन या हैलो एरीन से प्रारंभ करके विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। जैसे हम आगे रासायनिक अभिक्रियाओं में देखेंगे हैलो एल्केन या एरीन के द्वारा किस तरह से अल्कोहल, नाइट्रो कंपाउंड, साइनो कंपाउंड, एसिड, अमीन्स, ईथर इस प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन काफ़ी उपयोगी कार्बनिक यौगिक हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे यौगिकों को संश्लेषित कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन क्या हैं, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बाद CX बंध की प्रकृति कैसी है और इनकी विभिन्न विरचन की विधियों के बारे में जानेंगे। एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु अथवा परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन बनते हैं। हम जानते हैं कि एल्केन हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। यदि हम उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु लगाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। हैलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यहाँ देखें, कार्बन में जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है तो ये कार्बन का संकरण क्या हुआ? sp3। तो एल्केन के सभी कार्बन sp3 संकरित हैं। इनमें हमने एक H को हटाया, यहाँ इस H को हटाया और उसकी जगह पे X लगा दिया। तो इस तरह से H के हट के X लगने पर एल्केन से क्या प्राप्त हो रहा है? हैलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड। यहाँ हम सामान्य नाम में इसे इथाइल हैलाइड कहेंगे और IUPAC नामकरण में हैलो इथेन कहते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। एरिल हैलाइड हैलो एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु या परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से एरिल हैलाइड या हैलो एरीन बनते हैं। हैलो एरीनों में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस अभिक्रिया में देखें, यहाँ हमने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन लिया है, वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसका कोई भी कार्बन देखें बेंजीन का, एक द्विबंध है और एक एकल बंध है और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। इस प्रकार जब एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कार्बन का संकरण sp2 होगा। तो यहाँ किसी भी कार्बन से एक H को हमने हटाया है, H हटा के और उसकी जगह पे X लाए हैं, तो इस तरह से ये एराइल हैलाइड या हैलो एरीन बन गया है। अब देखते हैं वर्गीकरण। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनों तथा हैलो एरीनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन, जो कि ट्राई, टेट्रा आदि हो सकते हैं, में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें देखें, हैलोजन की संख्या के आधार पर मोनो हैलो एल्केन, यहाँ हमने एल्केन के अंदर एक H हटा के केवल एक X लाए हैं, तो ये मोनो हैलो एल्केन प्राप्त हुआ। इसी तरह से एरोमेटिक यौगिक में
एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन लाने से मोनोहैलो एरीन प्राप्त हुआ। यदि एल्केन में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन लगाए जाएं तो ये डाई हैलो एल्केन प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कि यदि ये 2 हैलोजन अलग अलग परमाणुओं पर हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैं, तो ये विसिनल डाई हैलाइड बन गया। मान लीजिए ये दोनों ही हैलोजन यदि एक ही कार्बन परमाणु पर होते तो वो जेम डाई हैलाइड बनता, जिसके बारे में हम आज की कक्षा में ही देखेंगे। नीचे डाई हैलो एरीन है एरोमेटिक यौगिक में, जहां हमने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हैलोजन लगाए तो ये डाई हैलो एरीन प्राप्त हुआ। यदि एल्केन में 3 हाइड्रोजनों को हटाकर 3 हैलोजन परमाणु लगाते हैं तो ये ट्राई हैलो एल्केन बनता है। और इसी तरह से एरोमेटिक यौगिक में भी जहां हमने 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हैलोजन लगा रखे हैं तो ट्राई हैलो एरीन प्राप्त हुआ। मोनोहैलो यौगिकों यानी कि जिनमें एक हैलोजन परमाणु है, उसमें कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, जिस पर हैलोजन परमाणु आबंधित होता है। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन का संकरण देखना है। उस संकरण के आधार पर हम फिर 2 भागों में इसे पढ़ेंगे, sp3 संकरित कार्बन पर X का होना और एक sp2 कार्बन पर X का होना। sp3CX आबंध युक्त यौगिक इस वर्ग में सम्मिलित हैं एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन, जिन्हें RX के द्वारा दिखाया जाता है। एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह R से आबंधित रहता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसे CnH2n+1 X से प्रदर्शित करते हैं। हमने सजातीय श्रेणी एल्केन की पढ़ी है, जिसका की फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, और यहाँ हमने हाइड्रोजन को हटा के अगर हैलोजन लगाया तो क्या फॉर्मूला बन गया CnH2n+1 और फिर X आ गया। तो इस तरह से ये मोनोहैलो एल्केन के लिए CnH2n+1 X सूत्र होगा। इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमने देखा कि sp3 संकरित कार्बन में हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड सभी आएंगे, लेकिन फिर वो 3 प्रकार किस तरह से वर्गीकृत हैं यहाँ देखें। इन हैलो एल्केनों में जिस कार्बन पर X जुड़ा है वो आगे कितने कार्बनों से जुड़ा है। जिस कार्बन पर X है वो केवल एक तरफ कार्बन से यदि जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु है यदि वो 2 कार्बनों से जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्काइल हैलाइड। और जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु है यदि वो 3 कार्बनों से जुड़ा हो, तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो तृतीयक एल्काइल हैलाइड। और ये सभी sp3CX कैटेगरी के एल्काइल हैलाइड्स हैं, जहां हम देख रहे हैं कि कार्बन की चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन sp3 संकरित है, तो ये sp3CX कैटेगरी में हैलो एल्केन आएंगे। दूसरा है एलिलिक हैलाइड। पहली चीज, एलिलिक कार्बन कहते किसे हैं? देखिए, ये द्विबंधित कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो sp3 संकरित कार्बन होता है, जिसमें देखो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक X के साथ, 3 सिंगल बॉन्ड ये, और एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा है, इस तरह से 4 सिंगल बॉन्ड है। तो द्विबंधित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन को एलिलिक कार्बन कहा जाता है। यदि इस पर sp3 कार्बन पर X हो, H हटाकर X लगाया हो, तो ये एलिलिक हैलाइड बनते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध C डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन से आबंधित होता है, वे एलिलिक हैलाइड हैं। तो एक पहला मेंबर है ये, तो इसका नाम ही एलाइल हैलाइड हो गया। यहाँ देखें, इस रिंग में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन विनाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन यहाँ भी हो सकता है ऊपर, और ये वाला भी नीचे भी हो सकता था, लेकिन हमने ऊपर वाले कार्बन पे से एक H हटा के X लगा दिया, तो ये भी एलिलिक हैलाइड कैटेगरी का कंपाउंड है, जो कि sp3 संकरित कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि जिस कार्बन पर X है वो sp3 संकरित कार्बन है। तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। पहली चीज, बेंजिलिक कार्बन कहते किसे हैं? बेंजीन के रिंग पे जुड़ा हुआ पहला कार्बन बेंजिलिक कार्बन कहलाएगा। बेंजीन के सारे कार्बन sp2 संकरित होते हैं,
है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड हर कार्बन पे है। लेकिन जो बेंजीन से पहला जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पे चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक X के साथ सिंगल बॉन्ड और इधर ये रिंग से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड। इस तरह से ये बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो sp3 संकरित है, उस पे यदि X होता है तो बेंजिलिक हैलाइड होंगे। अब ये बेंजिलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। यदि जिस कार्बन पे हैलोजन है वो केवल एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड। इस उदाहरण में देखें, जहां हम R' को मिथाइल समूह ले रहे हैं और R" को अगर H ले लें, तो इसका मतलब जिस कार्बन पर X है वो एक तरफ बेंजीन के कार्बन से और एक तरफ CH3 के कार्बन से जुड़ा है। तो दो तरफ कार्बन से जुड़ने के कारण ये द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड है। और यदि अगर R' और R" दोनों को ही हम मिथाइल समूह ले लें, तो जिस कार्बन पर X जुड़ा है वो तीनों तरफ कार्बन से जुड़ गया, एक तरफ बेंजीन के कार्बन से, एक तरफ R' मतलब मिथाइल से और दूसरी तरफ R" फिर से मिथाइल से। इस तरह से ये तीनों तरफ कार्बन से जुड़ने के कारण तृतीयक बेंजिलिक हैलाइड है। अब दूसरी कैटेगरी हम पढ़ते हैं sp2CX आबंध युक्त यौगिक। इसमें आता है पहला वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक कार्बन कहते किसे हैं? देखिए, ये जो द्विबंधित कार्बन है ना, इनको हम वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, उसका संकरण क्या होगा? sp2। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही X उपस्थित है, तो ये कहलाएगा sp2CX कैटेगरी का कंपाउंड। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही यदि X होता है तो वो कहलाता है वाइनिलिक हैलाइड। इसी तरह से हमने रिंग कंपाउंड में भी डबल बॉन्डेड कार्बन जो कि वाइनिलिक कार्बन है उस पे X लिया है, तो ये भी वाइनिलिक हैलाइड है। क्योंकि ये पहला ही मेंबर है, इसका नाम ही विनाइल हैलाइड हो जाएगा और ये विनाइलिक हैलाइड कैटेगरी का कंपाउंड हो गया। दूसरी कैटेगरी है एरिल हैलाइड, जो कि sp2CX कैटेगरी का दूसरा उदाहरण है। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यहाँ हम जानते हैं कि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 संकरित हैं, उनमें H को हटा के X लगाया, यानी कि sp2 संकरित कार्बन पर X है। तो इस तरह से एरिल हैलाइड किसे कहा जाता है? जब बेंजीन की रिंग पर जब बेंजीन की रिंग पर डायरेक्टली X जुड़ा हो वो कहलाएगा एरिल हैलाइड। इसी तरह से ये भी एरोमेटिक रिंग है जो टॉल्यूइन दिख रहा है और इसमें H हटा के X लगाया तो ये भी एरिल हैलाइड हो गया। तो यहाँ sp2 संकरित कार्बन पर X है। इस प्रकार हमने देखा कि sp2 संकरित कैटेगरी में वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड आएंगे। अब हम देखते हैं नाम पद्धति के बारे में। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्त करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। और IUPAC पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एरिल हैलाइडों का सामान्य तथा IUPAC नाम हैलो एरीन है। हम विभिन्न उदाहरणों से देखते हैं इन नामों को किस तरह से दिया गया है। डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में इसके लिए ऑर्थो के लिए 1-2, मेटा के लिए 1-3 और पैरा के लिए 1-4 संख्याओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण देखें, ये 3 कार्बन की चेन है, इसमें एक H हटा के हमने अगर CH3 होता यहाँ पे तो प्रोपेन बनता, एक H हटा के Br लगा दिया, है ना। 3 कार्बन की चेन में 2 तरह के रेडिकल्स बन सकते हैं। अगर किनारे वाले कार्बन पे से हम H हटाते हैं ना तो N प्रोपाइल मूलक रेडिकल बनता है। और इस वाली चेन में देखें 3 कार्बन की चेन है, लेकिन अगर हम बीच वाले कार्बन में वैलेंसी को फ्री करते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल रेडिकल बनता है। तो इन दोनों से ही नाम दिया है। देखो, पहले वाले में N प्रोपाइल ब्रोमाइड, सामान्य नाम में एल्किल समूह का नाम हमने पहले लिखा और फिर हैलाइड का नाम लिखा है, ठीक है। और IUPAC पद्धति में हैलो एल्केन के रूप में नाम देना है। अब क्योंकि हम चेन को नंबरिंग करेंगे तो इस दिशा में 1, ये 2 और ये 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन का इस चेन में जब बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है तो ये बनता है आइसोप्रोपाइल मूलक। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ एल्केन का नाम पहले लिखना है, फिर हैलाइड का नाम सामान्य पद्धति में।
और IUPAC पद्धति में आप किसी भी तरफ से नंबरिंग करें तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह से इसमें देखें, जब भी किसी चेन के अंदर सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच लगी हो और चेन चाहे कितनी भी लंबी हो तो ये आइसो चेन कहलाती है। और इस चेन में यहाँ पे अगर Cl लगा दिया तो ये बन गया, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। और IUPAC पद्धति में उस सिरे से हम नंबरिंग करते हैं जहाँ से दोनों प्रतिस्थापी समूहों को कम नंबर मिल जाए। तो इस तरफ से करेंगे तो 2 और 3 नंबर आता, इसलिए हम दाहिनी तरफ से ये 1, ये 2 और ये 3 इस तरह से नंबरिंग किया। और 1 पे क्लोरो है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी क्लोरो पहले आता है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया। यहाँ कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नाम दिए हैं जिन्हें कॉमन तथा IUPAC दोनों में लगभग समान जाना जाता है। जैसे ये ब्रोमोबेंजीन है, IUPAC में भी ब्रोमोबेंजीन है। ये डाई हेलो कंपाउंड जिसमें कि 1 और 3 पोजीशन पे Br है, कॉमन सिस्टम में इसे मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन कहेंगे और IUPAC में 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। और इसमें क्योंकि बिल्कुल सममित तरीके से Br है, एक छोड़ के एक कार्बन पे Br है, तो ये सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमोबेंजीन और इसका नाम 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन IUPAC में होगा। इस कंपाउंड में देखें, ध्यान दें, जब भी किसी कार्बन की श्रृंखला में द्वितीय कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो ये नियो चेन बन जाती है ना। चेन में सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल समूह के होने से नियो चेन। तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा नियोपेंटाइल, क्योंकि कुल कार्बन 5 हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड। और IUPAC पद्धति में 1 क्लोरो, यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1, 2 और ये 3, लॉन्गेस्ट चेन आप किसी भी तरफ देख लें, 1, 2, 3 इधर देखें, 1, 2, 3 ऊपर देखें, तो ये 1, 2, 3 3 कार्बन की चेन है जिसमें 1 क्लोरो और 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से इसका कॉमन नेम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन जब होती है और बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री की जाए तो आइसोप्रोपाइल रेडिकल बन गया, तो कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को एल्कलिडीन या एल्कलीन डाई हैलाइड कहते हैं। समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिकों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है जब 2 हेलोजन परमाणु होते हैं ना, तो जैसे हमने पहले भी बताया कि या तो वो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होंगे या निकटवर्ती कार्बन पे होंगे। जब वो एक ही कार्बन पे होते हैं तो वो जेम डाई हैलाइड यानी जेमिनल हैलाइड, यदि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होने को जेम डाई हैलाइड कहेंगे। और जब 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हों तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को एल्कलिडीन या एल्कलीन डाई हैलाइड कहते हैं। और समान हेलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिकों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। जेम डाई हैलाइड यानी जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हों वो जेम डाई हैलाइड होंगे, और यदि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर एक एक हेलोजन होने को विसिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा। सामान्य नामकरण पद्धति में जेम डाई हैलाइड को एल्कलिडीन हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड को एल्कलीन डाई हैलाइड के रूप में नामित करते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें हेलो एल्केन के रूप में नामित किया जाता है। यहाँ उदाहरण देखें, ये जेम डाई हैलाइड है, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु हैं और सामान्य नाम में इसे क्या कहा जाएगा, एल्कलिडीन हैलाइड बोलेंगे, तो ये कहला जाएगा 2 कार्बन के लिए एथिलीडीन क्लोराइड। और IUPAC पद्धति में क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन परमाणु हैं तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन, पहले कार्बन पे दोनों हेलोजन है तो 1,1 डाई क्लोरो हो गया और 2 कार्बन की चेन है 1,1 डाई क्लोरो एथेन। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जैसे हमने एथिलीडीन, प्रोपिलिडीन इस तरह से नाम देते हैं, लेकिन जो पहला मेंबर है CH2Cl2 उसको हम मिथाइलिन क्लोराइड कहेंगे। मैथिलीन क्लोराइड कहने पे ही अंडरस्टूड है कि वो CH2Cl2 है, उसमें मैथिलीडीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैथिलीन क्लोराइड। ये विसिनल डाई हैलाइड का एग्जाम्पल देखें,
जहाँ पर निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन परमाणु उपस्थित है, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये विसिनल डाइहैलाइड, जिसे 1,2 डाइक्लोरो एथेन कहेंगे। इस सारणी में हम कुछ हैलाइडों के सामान्य तथा आईयूपीएसी नाम देखेंगे। ये पहला उदाहरण देखें, इसमें दूसरे कार्बन पर Cl है ना। ये किनारे वाले कार्बन प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं क्योंकि वो केवल एक तरफ कार्बन से जुड़े हैं, बाकी उनमें तीनों हाइड्रोजन है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसको द्वितीयक या सेकेंडरी कहा जाता है। अब सेकेंडरी कार्बन पे Cl है और टोटल कार्बन 4 हैं, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड सामान्य नाम। और आईयूपीएसी पद्धति में जब हम नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से ये CH3 होल थ्राइस CH2Br, इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है और 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस कार्बन पर तीनों तरफ मिथाइल समूह है और इस पे Br जुड़ा है, ये तृतीयक कार्बन है, इसलिए इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी पद्धति में 3 कार्बन की चेन होगी और सेकेंड कार्बन पे Br लगा है, तो इस तरह से सेकेंड कार्बन पे अपने को एक Br भी दिखेगा, एक मिथाइल ग्रुप भी दिखेगा, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखें डबल बॉन्डेड कार्बन पे Cl लगा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा डबल बॉन्डेड कार्बन वाइनिलिक कार्बन होते हैं, इस पे Cl होने से वाइनिल क्लोराइड जो कि पहला मेंबर है। और आईयूपीएसी पद्धति में क्लोरो एथीन। इसी तरह से ये देखें डबल बॉन्ड के निकटवर्ती कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं, इस पे हैलोजन परमाणु है Br, ये कॉमन नेम हो गया एलिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी पद्धति में सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को अधिक प्राथमिकता दी जाती है कम नंबर देने के लिए, इसलिए चेन की नंबरिंग 1, 2, 3 इस तरह से की जाएगी, जहां पर 3 पोजीशन पे Br है, 3 ब्रोमो प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। इस एरोमेटिक कंपाउंड में एक मैथिल समूह है CH3 और एक Cl है। अब क्योंकि उनकी रिलेटिव पोजीशन 1, 2 है, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। इसमें 1, 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाएगा और बेंजीन रिंग पे CH3 होने को टोल्यूइन कहते हैं, तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। आईयूपीएसी में इसे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या हम इसे 2 क्लोरोटोल्यूइन भी कह सकते हैं। यहाँ देखें बेंजीन के ऊपर फर्स्ट अटैच्ड कार्बन, ये बेंजिलिक कार्बन है जिसपे Cl जुड़ा है, तो ये बेंजिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम में ये बेस कंपाउंड अपना ये कार्बन है जिसपे कि एक फिनाइल ग्रुप है और एक में Cl है, तो ये हो गया क्लोरोफिनाइल मीथेन। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मीथेन, तो इस तरह से यहाँ पे एक Cl और फिनाइल के होने से क्लोरोफिनाइल मेथेन। CH2Cl2 ये कैसा है, जेम डाइहैलाइड हो गया, इसे हमने कहा पहले मेंबर को मैथिलिडीन ना कह के मैथिलीन क्लोराइड। और डाइक्लोरोमेथेन आईयूपीएसी नाम। CHCl3 क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ट्राइब्रोमोमेथेन। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये 3 कार्बन का चेन है जिसमें एक H हटा के फ्लोरीन लगा है, क्योंकि 3 कार्बन में यदि हम किनारे वाले कार्बनों से वैलेंसी फ्री करके हैलोजन लगा रहे हैं तो नॉर्मल चेन बन गई, N प्रोपाइल रेडिकल बन गया, तो N प्रोपिल फ्लोराइड। और आईयूपीएसी पद्धति में 1 फ्लोरो प्रोपेन। इस तरह से हमने अब तक हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने उसे sp3CX कैटेगरी में बांटा तथा sp2CX कैटेगरी में विभाजित किया। sp3CX कैटेगरी में हेलो एल्केन, बेंजाइल हैलाइड तथा एलिल हैलाइड आते हैं, जबकि sp2CX कैटेगरी में विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड आते हैं। उसके बाद हमने सामान्य तथा आईयूपीएसी नामकरण पद्धति के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं CX बंध की प्रकृति के बारे में। CX आबंध की प्रकृति, हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। यहाँ देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, उससे हैलोजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो किस प्रकार के अभिकर्मक इस पर आक्रमण करेंगे? क्योंकि ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइट बन गया, तो इस पर नाभिक स्नेही जो कि स्वयं इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं वो इस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाते हैं, क्योंकि कार्बन हैलोजन बंध के ध्रुवित होने से कार्बन पर धनावेश आ जाता है। आवर्त सारिणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, अतः फ्लोरीन परमाणु सबसे छोटे आकार का तथा आयोडीन परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है। इससे क्या होगा? कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई C सिंगल बॉन्ड F से C सिंगल बॉन्ड I तक बढ़ती जाती है। इस टेबल में देखें, ये कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर दिया है, जबकि कार्बन क्लोरीन और ज़्यादा, कार्बन ब्रोमीन और ज़्यादा और कार्बन आयोडीन सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हैलोजन परमाणु का आकार, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप तो सेम है, हैलोजन परमाणु ही हम बदल रहे हैं, उनका आकार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बंध लंबाई बढ़ती जा रही है। अब बंध आबंध एंथैल्पी और आबंध लंबाई में क्या रिलेशन है? जितना आबंध छोटा होता है ना, उतनी उसकी ऊर्जा अधिक होती है, उतना ही उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसलिए आबंध एंथैल्पी का मान सबसे अधिक C सिंगल बॉन्ड F में है, उससे कम C सिंगल बॉन्ड Cl, उससे कम C सिंगल बॉन्ड Br, उससे कम C सिंगल बॉन्ड I में। अब देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट म्यू से दिखाया जाता है और म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। अब सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलपमेंट हम सोचते हैं कि फ्लोरीन पे होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, अतः चार्ज का डेवलपमेंट फ्लोरीन में सबसे अधिक होगा। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन के बंध लंबाई कम होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान CCl के द्विध्रुव आघूर्ण के मान से कम होगा। तो यह अपवाद के रूप में देखें, कार्बन फ्लोरीन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान कार्बन क्लोरीन के द्विध्रुव आघूर्ण के मान से कम है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट Q इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q तो चार्ज है और D डिस्टेंस है। यहाँ चार्ज का फैक्टर तो फ्लोरीन में ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि विद्युत ऋणता अधिक है, परंतु डिस्टेंस का फैक्टर कम होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरह से सबसे हाईएस्ट पे हो गया है कार्बन क्लोरीन, उससे कम कार्बन फ्लोरीन, उससे कम कार्बन ब्रोमीन, उससे कम कार्बन आयोडीन बॉन्ड। विरचन की विधियां। एल्कोहल से पहले हम देखते हैं एल्कोहल से किस प्रकार हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सांद्र हैलोजन अम्लों यानी कि HX, फॉस्फोरस हैलाइड PX3 या PX5 अथवा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये देखा, यहाँ ROH का OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह X के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। तो HX के द्वारा हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स के द्वारा, उसके अलावा फॉस्फोरस हैलाइड्स के द्वारा, उसके द्वारा अलावा थायोनिल क्लोराइड्स के द्वारा। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HX से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यदि ये एल्कोहल प्राथमिक या द्वितीयक है तो हमें यहाँ पे ZnCl2 लेना पड़ेगा। ZnCl2 उत्प्रेरक क्या काम करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो ये रिएक्शन आसानी से हो पाएगी। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल कम क्रियाशील हैं, इसलिए उनके लिए उत्प्रेरक ZnCl2 की आवश्यकता है। वहीं यदि तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाने पर संपन्न हो जाती है। अगर ये तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल मतलब जिस कार्बन पे OH है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा यदि हम एल्कोहल लेते हैं तो केवल HX के द्वारा रिएक्शन हो जाएगी, हमें यहाँ पे ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी रिएक्शंस एल्कोहल की एल्काइल हैलाइड में परिवर्तित करने की रिएक्शंस हैं। यहाँ पहली रिएक्शन में देखें, एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन कराई, यदि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल है, तो ZnCl2 उत्प्रेरक के द्वारा ये OH और ये H वाटर के रूप में एलिमिनेट हो जाता है
और X जो है R के साथ RX बना देगा। इस तरह से हमें एल्काइल हैलाइड मिल गया। यदि हम सॉल्ट लेते हैं NaBr सोडियम ब्रोमाइड, तो साथ में हमें H2SO4 लेना पड़ता है। H2SO4 को आप ब्रेक कर दें H+ आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में, तो HSO4 नेगेटिव आयन Na के साथ सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 बना देगा, और जो H+ आयन है वो यहाँ OH के साथ वाटर बना रहा है, और जो Br बचा है वो R के साथ RBr एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। तीसरी रिएक्शन देखें, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल लिया और एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड PX3, यहाँ तीनों R समूह तीनों X के साथ 3 मॉलिक्यूल RX बना देंगे एल्काइल हैलाइड। और अब अपने पास 3 H है, 3 O हैं और P एक है, तो ये H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन गया। तो इस रिएक्शन से हम क्लोराइड और ब्रोमाइड बना सकते हैं। इसी तरह से PCl5 के साथ यदि रिएक्शन कराएं, PCl5 में से 5 Cl में से 1 Cl H के साथ 1 Cl R के साथ कितना रह गया, PCl3 रह गया, वो O के साथ POCl3 बना देगा। तो इस तरह से R के साथ 1 Cl आया, RCl, POCl3 और एक HCl बन गया। अल्कोहल की अगर हम रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पर हेलोजन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं, और ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पे X आ जाएगा। ये रिएक्शन हम कन्वर्जन्स में, जहाँ इंटर कन्वर्जन दिखाने होते हैं, वहाँ जनरली हम इसी तरह से एरो के ऊपर रेड फॉस्फोरस और X2 लिखेंगे और उससे हम एल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड बना सकते हैं। अब ये नीचे जो रिएक्शन है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये बेस्ट रिएक्शन है। क्यों बेस्ट रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ अल्कोहल से SOCl2 के साथ रिएक्शन करने पे 1 Cl R के साथ जुड़ रहा है, 1 Cl H के साथ जुड़ रहा है, तो RCl HCl बना और ये SO और O से SO2 बन गया। यहाँ ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं, एल्काइल क्लोराइड बनने के अलावा जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये गैस हैं और ये एस्केप कर जाएंगे, ये रिएक्शन के फ्लास्क में से निकल जाएंगे, तो हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। इस तरह से ये बेस्ट रिएक्शन है, क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट्स गैसियस हैं और वो पात्र में से निकल जाते हैं और हमें शुद्ध रूप में एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। अब इन रिएक्शंस के द्वारा हम एरिल हैलाइड के विरचन के लिए अगर यही विधियां काम में लें, तो उससे हम एरिल हैलाइड नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्वि आबंध के गुण होने के कारण ये एकल आबंध से अधिक मजबूत हो जाता है, अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना कठिन होता है। यहाँ देखें, ये हमने फिनॉल लिया है, इस फिनॉल में जब भी लोन पेयर के संयुग्मन में द्विबंध आ जाए, एकाकी युग्म के संयुग्मन में द्विबंध आ जाए, तो अनुनाद होगा। ये लोन पेयर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। तो जो रिएक्शंस हमने अल्कोहल के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने में काम में ली, उन रिएक्शंस के द्वारा हम फिनॉल से अराइल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के अनुनाद से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जबकि एल्काइल ग्रुप पे अगर OH होता है, क्योंकि उस O के लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ रेजोनेंस नहीं है। लेकिन एरोमेटिक केस में जहाँ लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, वहाँ अनुनाद के कारण कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अतः इस बंध को डबल बॉन्ड होने के कारण तोड़ना कठिन है। इसलिए हम फिनॉल से उन विधियों के द्वारा एराइल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से आज की कक्षा में हमने ये जाना हैलो एल्केन क्या हैं, हैलो एरीन क्या हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, उनका नामकरण किस प्रकार से किया गया और CX बंध की प्रकृति कैसी है। उसके बाद हमने कुछ अल्कोहल्स के द्वारा एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन देखी। अगले भाग में हम विरचन की अन्य विधियों के बारे में जानेंगे, भौतिक गुणों तथा रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।